नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज प्रयागराज के विख्यात डॉक्टर एल.एस. ओझा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एल.एस. ओझा नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं और आप नाक कान गला एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कोरोना वायरस जो आज भारत में एक महामारी की तरह फैली हुई है, भारत ही नहीं पूरे विश्व को जिसने अपने पंजे में जकड़ लिया है, उसकी शुरुआत ही नाक और गले से होती है। आज डॉक्टर एल.एस. ओझा जी से हम कोरोना वायरस से संबंधित तमाम ऐसी जानकारियां लेंगे जो आपके लिए और समाज के लिए उपयोगी होगी। डॉक्टर साहब, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, पहला सवाल आज कोरोना के ऊपर ही है कि ये फैलता कैसे, कोरोना वायरस ये लोगों में फैलता कैसे? देखिए, कोरोना वायरस एक वायरल फैमिली के एक बड़े समूह का एक वायरस है और ये वायरस जो है पहले भी रहा है। इसमें पहले 2003 में सार्स और मार्स के नाम से सब रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके पहले भी ये रहा है और उसी ग्रुप का ये वायरस है जो दिसंबर 19 में चाइना में संपर्क में आया, संज्ञान में आया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और ये वायरस जो है, एक इसको नाम दिया गया है कोविड-19, उसके द्वारा होता है। ये वायरस जो होता है इसके ऊपर टफ्स टाइप के होते हैं, इसलिए इसको कोरोना बोलते हैं। मतलब वो क्राउन बने होते हैं। तो उसकी वजह से ये इस बीमारी को कॉज करता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि ये फैलता कैसे है? जैसे कि लोग कह रहे हैं एक दूसरे को टच करने से फैलता है, संक्रमित। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये ज्यादातर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के, छींकने के, खांसने के साथ में उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे कण निकलते हैं और उन कण में ही ये वायरस होते हैं। वो कण अगर हम, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो अपने सांस के द्वारा अंदर इनहेल कर ले या ये कण कहीं पे पड़ जाए और वहाँ पे दूसरा व्यक्ति अपना हाथ रख ले और हाथ पे नाक मुंह आँख में ले जाए तो उसके द्वारा फैलता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है, हवा में से इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आप तो गले के डॉक्टर हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस गले को किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, गले को किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, ये रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। ये हमारे जो सांस के रास्ते हैं, ये नाक से या मुंह से अंदर जाता है तो गला ही उसका पहला द्वार होता है जहाँ पे ये रुकता है और गले में ये 2-3 दिन इन्फेक्शन के बाद में ही, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद में, तब ये नीचे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, सभी डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी बंद कर दी है, सभी डॉक्टरों ने मरीजों को देखना बंद कर दिया है। अब आखिर आम बुखार जुकाम और कोरोना से संबंधित बुखार जुकाम, इसको कैसे आम डॉक्टर पहचानेंगे? कोरोना में भी एक आम सर्दी जुकाम या बुखार की तरह या गले में दर्द, इस तरह से इसकी शुरुआत होती है और शुरुआती दौर में अगर कोई मरीज आता है तो उसमें केवल मरीज को देख करके हम कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम इसमें निश्चित रूप से पहचान नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम हर मरीज से जो इस तरह के सर्दी जुकाम बुखार के आ रहे हैं, उनसे हम उनके कॉन्टैक्ट्स पिछले 10-15 दिनों में वो कहाँ रहे हैं, किधर गए हैं, कहीं बाहर से विजिट तो नहीं किए हैं, इस तरह का एक प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं। और अगर उस प्रोटोकॉल में वो संदिग्ध पाया जाता है तब उस मरीज की हम लोग कोरोना की जांच कराने की बात करते हैं और तब अगर कोरोना में उस जांच में उस बीमारी की पुष्टि होती है तभी वो व्यक्ति कोरोना का मरीज घोषित होता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा फैक्टर कोरोना वायरस से कोविड-19 का है ये बचाव और प्रसार, या तो ये प्रसारित हो रहा है हर जगह या तो इसका बचाव ही वो है।
सर कहा जाता है, डॉक्टरों ने भी कहा है, हम लोगों ने कई लेख पढ़े हैं कि एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है कि नहीं है या बहुत दिन तक नहीं पता लगता है। जब तक उसको पता लगता है तब तक तो वो पता लगा कि पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। और दूसरी चीज ये है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आम सर्दी जुकाम बुखार वाला बंदा आया और पता लगा कि कोरोना से संक्रमित है, लेकिन उसके प्रारंभिक लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो बिना किसी प्रोटेक्शन के तो डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ भी तो संक्रमित हो सकते हैं। इस स्थिति में कैसे जो है बचाएं? चूंकि यही एक ऐसी स्थिति है जो कोरोना को ज्यादा भयावह बना रही है, और इस स्थिति से बचने के लिए ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन ऑर्डर किया हुआ है। और लॉकडाउन में सबसे जो आवश्यक बात है कि हर व्यक्ति अगर अगले 3 हफ्ते तक अलग अलग रहता है, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आता है, तो अगर वो कोरोना से पीड़ित है तो भी बीमारी उसी तक सीमित रहेगी और वो बीमारी अगले 8-10 दिनों में प्रभावित अपना लक्षण देने लगेगी और फिर उसकी जांच करके उसका इलाज किया जा सकता है। इस तरह से कोरोना को फैलने से बचाया जा सकता है। लेकिन जो मरीज इसके बावजूद भी अस्पताल में आ जाते हैं और अस्पताल में सर्दी जुकाम के रूप में आते हैं, तो हम डॉक्टरों का परम कर्तव्य होता है कि उससे उस तरह की उसकी हिस्ट्री लें कि कहीं ये संदिग्ध के श्रेणी में तो नहीं आता है, और जहाँ कहीं भी संदिग्ध की श्रेणी में आता है तो तुरंत हम लोग उसको अपने हेल्थ अथॉरिटी को या जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। एक बार वो अपने हिसाब से एक कोरोना के जांच का प्रोटोकॉल है उसको फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जिसके तहत उनको भी लगता है कि नहीं ये संदिग्ध है तो उसकी जांच कराते हैं। इस संबंध में हम डॉक्टर लोग भी उससे बचने के लिए अभी एक सामान्य ओपीडी नहीं कर रहे हैं, सामान्य लोगों से नहीं मिलजुल रहे हैं, और हम भी एक पूरा एहतियात रखते हैं। विशेष रूप से नाक कान गले के लोग को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। नाक कान गले के डॉक्टर और उनके स्टाफ को ज्यादा इसकी जरूरत है। उसके लिए हम लोग एक पूरी तरह से एक मास्क, एक कैप, और इसके लिए मास्क भी जो विशेष टाइप के हैं 3 लेयर्ड मास्क या N95 मास्क, जिसमें कि इसकी विशेष सुविधा रहती है। अभी हमारे DRD ने एक N99 मास्क भी बनाया है। तो इस ढंग से उन चीजों को हम लगा करके अपने में सीमित करते हैं। वैसे आइडियल तो ये है कि हम सभी लोग PPE करके होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसके तहत एक हेड कैप होता है, एक गॉगल होता है, एक मास्क होता है, और उसके ऊपर एक गाउन होता है, और गाउन के ऊपर भी एप्रन होता है, और एक फूट कवर होता है, और इस सब के ऊपर एक और सुरक्षा का हेड कैप होता है। ये सब चीजों को लगा करें तो और सुरक्षित। लेकिन ये इक्विपमेंट भारत में अभी मौजूद ही नहीं है। अभी उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम लोग जो है गाउन पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, और मास्क भी लगाते हैं, उसके ऊपर से कैप भी लगाते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज से डिस्टेंस बना के रखें। बातचीत में भी जो 1 मीटर का है उसको ध्यान में रखें, और जो हमारे जो जांच के दरमियान में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो डायरेक्ट मेरे सामने ना हो। तो एक सामान्य परहेज को लेते हुए हम डॉक्टर को रिस्क तो है, लेकिन चूंकि हमारी एक जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य के तहत हम लोग उस रिस्क को लेकर के चल रहे हैं कि अगर हमारे थोड़े से प्रयास से पूरे समाज का भला होता है, हमारे देश का भला होता है, तो हमें उससे पूरी तरह से अवश्य पालन करें। आम लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये दोनों मूल मंत्र हैं इस बीमारी से बचाव के लिए। बार बार हाथ का धोना या बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना। सर मेरा यही अगला भी क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका जवाब आप इसके पहले सवाल में कर लूँ। क्या प्रारंभिक इलाज यही है कि घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें? देखिए, ये प्रारंभिक नहीं, अंतिम इलाज भी यही है।
देखिए, कोरोना से बचने का मात्र एक इलाज है कि हम समय से अपने को आइसोलेट कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनावें। मात्र यही इलाज है। और इस बात को हम उतनी गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं जितना इसके समझने की आवश्यकता है, या जितना इसके अनुपालन की आवश्यकता है। हम उन चीजों को अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। हम इसी वजह से रोग प्रतिदिन मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, रेशियो इनका बढ़ता जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अलार्म है। हम सभी लोगों को इस खतरे से बहुत बचने की आवश्यकता है और सावधान हो जाने की आवश्यकता है। जो लोग इस तरह से अब एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर एक शहर से दूसरी जगह जा रहे हैं, देश के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकट है। हमारे इस जो समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम लिया है, उस कदम को हम छोटी सी भूल की वजह से हम लोग उस चीज को गड़बड़ कर रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब, जैसे कि सही कह रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसे परिवार वालों को मान लिया कि कोई हमारे घर का बंदा दिल्ली में है और वो वहाँ फंस गया, वो घर ही आना चाहता है, मान लिया किसी तरीके से वो घर आ गया, तो उससे उसके घर वालों को किस तरीके का संबंध रखना चाहिए? ये बहुत जरूरी बात बताइए। सेल्फ क्वारंटाइन होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है तो उसको घर में भी बिल्कुल अलग थलग करके रखा जाए, वो बहुत अच्छे से सैनिटाइज करे और किसी रूप में भी दूसरे के संपर्क में ना आए। उसका खाना इत्यादि भी जो है किसी खिड़की से या दरवाजे के नीचे से उसको पास ऑन किया जाए। और उसका अगर अच्छा ये हो कि उसको ऐसे कमरे में रखा जाए जहाँ उसका बाथरूम और वो चीज़ें भी सारी चीज़ें अलग हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब नहीं डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि सोशल डिस्टेंस, कोई बाहर से आ रहा है तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको जो है सेल्फ क्वारंटाइन में रखें 2 हफ्ते तक। ये बताइए सर, ये जो 14 दिन की लिमिट दी जाती है, क्या 14 दिन में वास्तव में कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाता है या 14 दिन के बाद भी हो सकता है? नहीं, देखिए, उसमें ऐसा है कि कोरोना वायरस का नॉर्मल जो लेटेंट पीरियड है वो 2 से लेके 6-7 दिन का है, 8 दिन का है। उसको और बढ़ा के मान लेते हैं तो 10 दिन तक मान लेते हैं। और जो भी अगर कोरोना वायरस की बीमारी किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन 9-10 दिनों में वो परिलक्षित हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा बीमारी। और वो बीमारी अगर आता है तो उस हिसाब से उसकी जांच और इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है तो 1 हफ्ते में हो जाएगा, नहीं 1 हफ्ते में तो 10 दिन में हो जाएगा, न 10 दिन में होगा तो 14 दिन में तो वो निश्चित रूप से प्रकट हो करके और अपने सिम्टम्स खत्म कर देगा। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि 80% लोगों में ये बीमारी मैनिफेस्ट नहीं होती है, या होती है तो सब क्लिनिकल रूप में होती है, ठीक हो जाता है, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है, वो स्वयं में ही ठीक हो जाते हैं। किसी को तो पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हुए भी है इसलिए। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, आपने बहुत सही कहा, किसी को पता नहीं लगता कि हम इससे बीमार हुए और 80% ठीक हो जाता है। जो 80% ठीक होते हैं क्या वे दूसरों को नहीं संक्रमित कर सकते? नहीं, इस दरमियान में वो संक्रमित करने वाले लोग होते हैं। इसी वजह से हमारे माननीय मोदी जी ने 3 हफ्ते का पूरी तरह से क्वारंटाइन रखा हुआ है, लॉकडाउन रखा हुआ है कि 3 हफ्ते तक अगर आदमी पूरी तरह से अपने में ही सिमट जाएगा तो अगर बीमारी होगी तो वो परिलक्षित हो जाएगी और उसी के साथ में मिट जाएगी। डॉक्टर साहब, आप ये मत भूलिए, नेता भी आप, मैं जानता हूँ भाजपा के, लेकिन आप डॉक्टर भी हैं और तो मेरा सारा सवाल मेडिकल से संबंधित है। मोदी जी की तारीफ करने के लिए भी मैं आपसे समय लूंगा और आप करिएगा। फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 14 दिन का पीरियड तो होता ही है। तमाम लोग आज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जगह तमाम बातें फैला रहे हैं, गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, रोज गर्म पानी पियो तो कोरोना खत्म हो जाएगा, रोज जो है आप तुलसी का पत्ता पियो तो कोरोना खत्म हो जाएगा, गोबर लगाओ कोरोना खत्म हो जाएगा, गोमूत्र पियो कोरोना खत्म हो जाएगा। एक डॉक्टर के रूप में इन सब चीजों का जो बातें आई हैं, इस पर आप कितना भरोसा रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपने कहा कि आप भाजपाई हैं, नेता है, माननीय मोदी जी की तारीफ केवल भाजपा के लोग नहीं, दूसरे पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के और भारतीय लोग ही नहीं,
विश्व के लोग, WHO के लोग सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए। उनका निर्णय और कार्य बहुत अच्छा है, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी अहम जो सवाल है वो आम लोगों से है कि जो उन्होंने सही टाइम पे जो निर्णय लिया और बहुत ही मुफीद एक उन्होंने कार्य लोग सामने रखा कि अगर वो उस कार्य को कर लेते हैं, सभी लोग 21 दिन के लिए अपने को सेल्फ क्वारंटाइन में रख लेते हैं, तो पूरे देश का भला होगा, पूरे देश से कोरोना फैलने नहीं पाएगा। इसकी आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं इस बीमारी का केवल एक बचाव है, एक इलाज है, वो है सेल्फ क्वारंटाइन, ताकि बीमारी उस व्यक्ति में ही सीमित हो जाए, उस व्यक्ति में ही दफन हो जाए और उस व्यक्ति में ही खत्म हो जाए। इसलिए ये हम लोग इसको इम्पोज किए हैं और इसीलिए जो आपने पूछा 14 दिन का क्वारंटाइन, हमारे मोदी जी ने उसको 21 दिन का रखा है ताकि हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि नहीं। सर, पूरी आवाम सरकार के साथ है, आप खाली मोदी जी के साथ है, वो दूसरी बात है। सरकार के निर्णय का सारे आवाम स्वागत कर रहा है, ठीक है। सरकार खाली मोदी जी नहीं है, बहरहाल ये तो आलोचनात्मक प्रतिलोचनात्मक क्वेश्चन बाद में। आप मिथक पर बात करिए कि जो मिथक फैला हुआ है कि गौमूत्र पीने या जो गोबर लगाने या गर्म पानी पीने, नींबू पानी पीने, तुलसी का पत्ता पीने, ये तमाम चीजों से क्या वास्तव में कोरोना के खत्म होने का कोई आसार है? एक डॉक्टर के रूप में देखिए, एक हम चीज बता दें आपको कि खाने में कुछ चीजें हैं, जैसे आपने तुलसी का नाम लिया, तो तुलसी का एक पौधा जो है एक हमारे लिए एक तरह का ऐसा है जिससे हमें एक हमारी इम्यूनिटी में, हमारे आइसोलेशन में फायदेमंद होता है। वैसे ही गार्लिक है, गार्लिक से भी अदरक, हाँ, एक जो हमारा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है वो मिलता है। इन सबों का जो फायदे हैं वो बड़े सीमित है और उनके बेसिस पे हम कोई रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ये चीज खाइए या इस चीज से बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सब बातों को ध्यान इस वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने से या गर्म पानी से नहाने से या बर्फ में जाने से ये कम हो जाएगा, ये सब बातें मिथक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो निमोनिया के वैक्सीन लगवाते हैं वो इसमें कितना हेल्पफुल होगा। तो कोरोना वायरस में निमोनिया वैक्सीन हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति इसको लगवाए हैं वो और ढंग से उनको मदद करेगी, लेकिन वो बीमारी के लिए कोरोना का नहीं है, इसका तो निमोनिया ही दिखता है कोरोना का। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में सरकार बार बार कहती है हाथों को सैनिटाइज करते रहा करिए, चेहरे को मत छूइए आप। आज मार्केट से सैनिटाइज तो खत्म हो गया है, ऐसी स्थिति में कोई इसका विकल्प है? देखिए, जो सबसे अच्छी बात है कि सैनिटाइजर तभी काम करेगा जब उसमें अल्कोहल 60 से 70% होगा। अन्यथा अगर सामान्य सैनिटाइजर है उसमें अल्कोहल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है कि आप साबुन से रगड़ करके हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक पूरे हथेली को और उसकी अंगुलियों के बीच में और संभव उसके तो फोर आर्म को भी अच्छे से धोएं और बार बार धोएं और हाथ को मुंह, नाक, आंख पे न रखें। ये सबसे आवश्यक परहेज है और सबसे अच्छी बात ये है। डॉक्टर साहब, आज जो है पूरे शहर के अस्पतालों ने ओपीडी बंद कर दिए हैं, मरीजों की भर्ती करना बंद कर दिए हैं। आप सोचिए कि कोई अगर आकस्मिक मरीज आ जाए तो वो कैसे जो है इलाज अपना करवा सकते? डॉक्टर लोग आकस्मिक मरीजों के लिए अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्था रखे हैं। हम लोग भी इमरजेंसी पेशेंट सब देख रहे हैं, जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको भर्ती भी कर रहे हैं। ये जरूर है कि रूटीन पेशेंट इसलिए नहीं देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन पे हैं। जिसको अगर कोई चीज़ पूछना हो, कोई छोटी मोटी परेशानी है तो पूछ करके उसको दूर कर सकता है और उसके लिए घर बैठे वो उसका इलाज कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। एक अब आपके मनपसंद का सवाल मेरा है, कोरोना वायरस जो महामारी का रूप ले चुका है, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितना कारगर है? देखिए, भारत सरकार ने बहुत ही उचित कदम उचित समय पे उठाया है, लेकिन हम ये निवेदन करते हैं
अपने सभी प्रशासन से कि जो छोटी मोटी परेशानियां हैं कि उनको जो भी सामान या मदद है वो लोगों के डोर स्टेप पे दे, लोगों में इस बात का विश्वास भी हो कि हम तक सामान डोर स्टेप पे पहुंचेगा, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भले थोड़ी सी घंटे 2 घंटे की या 1-2 दिन की देरी हो सकती है, सभी कार्य सभी प्रशासन के हर चीजें कार्यों में है, वो चीजें प्लानिंग में है, बस उसके क्रियान्वयन में जो देरी हो रही वही हो रही है, लेकिन वो सब आपके डोर स्टेप पे पहुंचेगा। थोड़े से संयम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है और अपने सरकार के प्रति विश्वास की आवश्यकता है। और बस अगला मेरा एक सवाल है, आप एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आए हुए मरीजों को भी देख रहे हैं, आकस्मिक मरीजों, इमरजेंसी वाले मरीजों को भी देख रहे हैं, तो पर्सनल सुरक्षा और अपने स्टाफ की सुरक्षा के प्रति डॉक्टर एल एस ओझा या सभी डॉक्टरों को कितना जागरूक होना चाहिए, कितना जागरूक? देखिए, आम लोग मेरे लिए जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही या उससे बल्कि ज्यादा ही हमारे जो पर्सनल स्टाफ है या हमारे जो और डॉक्टर्स हैं वो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं। उन लोगों के लिए जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे पूरे हम लोग के अस्पताल में जो भी मरीज आदमी घुस रहा है उसके लिए हम लोग ने गार्ड से बोला है पहले वो पूरे अच्छे तरह से साबुन से हाथ धो करके तब अंदर घुसे, और घुसने के बाद में भी हम लोग अपने जितने भी चेयर्स हैं वो फैला के रखे हुए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस रहे, और उन जगहों की बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग मास्क कैप पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, और ये मास्क कैप भी हर 6-7 घंटे में बदल रहे हैं, ग्लव्स को भी हम लोग बीच बीच में बदल रहे हैं, और हम लोग आपस में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मरीज के सामने भी जो भर्ती मरीज है उनसे भी एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो उनका एयर फ्लो है उससे बचते हुए ये पूरे प्रयास में है कि कोरोना को हम जो कोरोना जहाँ पे है वहीं उसको दफन कर दें। बस डॉक्टर, अंतिम मेरा सवाल है कि आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं आम लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो जहाँ है वो वहीं पे अपने को आइसोलेट कर ले। जो वर्ड लॉकडाउन है उसका शाब्दिक अर्थ तौर पे उसका बिल्कुल पूरी तरह से व्यवहारिक तौर पे वो लॉक से बाहर बिल्कुल न जाए, और घर में भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, अच्छी भावना रखे और लोगों की मदद की भावना रखे। यही मेरी सबको एक धैर्य और संयम बना के रखने की जरूरत है। हम निश्चित रूप से कोरोना पर विजय पाएंगे। माँ दुर्गा और रामलला दोनों का कृपा हम लोगों पे है जो हमारा मनोबल बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में भाग लेकर के लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, कोरोना से कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर एल एस ओझा, जिन्होंने बताया कि कोरोना से संबंधित जितने भी मिथक हैं बाजार में उन पर कम भरोसा करना चाहिए, सरकार के और डॉक्टर के गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आ रहा है उसको घर में स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए, और बहुत जल्द ही यदि जो है आपने आइसोलेट कर लिया, अपने को आपने बचा लिया, समाज को बचा लिया, तो कोरोना पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे।